चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कई बार आपके एम्स के एग्जामिनेशन में या डी ट्रिपल एस के एग्जामिनेशन या जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो इसके एग्जामिनेशन होते हैं एनएचएम के होते हैं, तो उन सब के एग्जामिनेशन में भी ये सारे क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत होती है। तो आप इस सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मेथड में देखने के लिए जा रहे हैं कि इस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से डील करेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 1 से लेके 19 तक के जो क्वेश्चन है वो काफी आसान, मतलब आप बोल सकते हैं ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन में जैसे कि मैथ के, रीजनिंग के या कुछ साइंस के भी क्वेश्चन इसके अंदर है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कि पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्क्वायर पार्क है और रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया सेम है। और यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्क्वायर वाला जो पार्क है उसका एक साइड दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ दिया हुआ है। तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका ब्रीथ कैसे क्या होगा वो निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो काफी आसान सा है, दोनों का एरिया यदि सेम है तो बस एरिया का फॉर्मूला लगाइए, बराबर करके उसका आप निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है, तो इनको हम डील नहीं करेंगे। जो हमारे ट्रेड का क्वेश्चन है, मल्टी ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसको डील करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सीधा हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं। कुछ मैथ के, कुछ रीजनिंग के, कुछ साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग और मैथ से मिलेंगे, एक आध साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दोज विजिबल विदाउट द एड ऑफ मैग्निफिकेशन। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एनाटॉमी जो है जिसमें स्टडी करते हैं लार्जर स्ट्रक्चर, जो बॉडी का लार्जर स्ट्रक्चर को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। अब ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो ग्रॉस एनाटॉमी क्या है कि लार्जर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी जब लार्जर स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। इसमें बिना मैग्निफिकेशन के ऐड किए हुए हम उसको बॉडी को, उस स्ट्रक्चर को हम लोग विजिबल होगा उसको हम देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। बस इतना याद रखना, स्टडी ऑफ द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये हमारा ग्रॉस एनाटॉमी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी इज रेफर्ड एज, ग्रॉस एनाटॉमी को हम लोग और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, लार्जर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लार्जर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रॉस एनाटॉमी होगा उसको हम लोग रेफर करते हैं जब मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। तो याद रखना है मैक्रोस्कोपी इसको बोलते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी इज also referred to as macroscopic anatomy, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड यानी अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एनाटॉमिकल टर्म्स आर नॉट मेड अप ऑफ विच ऑप्शन। अब इसमें से कौन सा जो टर्म है वो एनाटॉमिकल टर्म्स से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल्स, ठीक है। जो सेल्स है ये एनाटॉमिकल टर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विच इज एन एक्सट्रीमली प्लेबल स्ट्रक्चर composed primarily of back-to-back phospholipids।
आपको पूछा है मुख्य रूप से एक के पीछे एक फॉस्फोलिपिड से बनी हुई अत्यंत लचीली संरचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्सट्रीमली प्लेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन इज एन extremely pliable structure composed primarily of back to back phospholipids। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है किसमें? तो फ्लूइडिटी जो मेम्ब्रेन्स का होता है उसको बनाए रखने में वो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक फोस्फोलिपिड बिलियर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बिलियर आप यहाँ देख रहे हो, तो फोस्फोलिपिड जो बिलियर है इसमें क्या होता है? 2 लेयर प्रेजेंट होता है फोस्फोलिपिड्स के। ठीक है, उसी कारण से इसको फोस्फोलिपिड्स बिलेयर भी बोलते हैं। 2 लेयर होता है फोस्फोलिपिड्स के, एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, यहाँ पे जो 2 लेयर होते हैं फोस्फोलिपिड के, तो उसमें एक क्या होता है, यानी जो हेड ग्रुप होता है, देखिए एक हेड होता है, हेड ग्रुप वो होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और दूसरा जो होता है, एक होता है टेल्स होता है, ये टेल्स जो ग्रुप होगा वो होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, देखिए तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक के बारे में आपको पता है, हाइड्रोफोबिक के बारे में पता है कि हाइड्रोफिलिक जो होता है वाटर लविंगली होता है, हाइड्रोफोबिक जो होता है वाटर हेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर होते हैं उसमें से एक हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा हाइड्रोफिलिक होता है। तो वाटर लविंगली वाला जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, वो हेड ग्रुप है। और हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल्स वाला है, पोर्शन है, ग्रुप है, वो होता है वाटर हेटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन एचडीपी। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है उसके फॉर्मेशन के लिए कौन सा कंडीशन रिक्वायरमेंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ऑप्शन 2 में है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो इस मेथड के द्वारा जो होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन को तैयार किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ये अपने ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन 24 नंबर। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड इन नेचर। मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड जो नेचर में प्रेजेंट है वो कौन सा होगा? तो 6 कार्बन सुगर यानी डी ग्लूकोज जो है ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में हमें जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है, यदि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपको पूछा जाता है तो वो क्या है? मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होता है वहां पे उसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, और भी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो है ये काफी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मोनोसेक्राइड। ठीक है, इसको हम लोग और हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 को देखते हैं। 25 में है कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन, बाइल एसिड आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल लिपिड। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है, प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है, बाइल दिया हुआ है, बाइल एसिड, ये सारे एग्जांपल हैं किस कैटेगरी के बायोलॉजिकल लिपिड के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीरोल लिपिड्स, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीरोल लिपिड।
तो सबसे पहले हम लोग स्टोरोलिपिड को समझते हैं। तो ये एक लिपिड क्लास के अंदर ही आता है, थर्ड लिपिड क्लास के अंदर आएगा। और ये क्या करता है कि जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख देता हूं, इसको थ्योरी, यदि आपको जरूरत काम आ जाए तो जरूर आप इसका इस्तेमाल कर लें। ठीक है, द थर्ड क्लास ऑफ लिपिड। ठीक है, क्लास ऑफ लिपिड। और ये करता क्या है, तो रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड सस्टेन the domain structure of cell membrane where they consider as a membrane reinforce। ठीक है, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं जो सुदृढ़ जो स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन की, वो इसके वजह से होती है। where they are considered as membrane reinforcers। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिपोपॉलीसेकेराइड फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ लिपिड। लिपोपॉलीसेकेराइड जो है वो कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोलिपिड्स। जो सैक्रोलिपिड्स होते हैं इस कैटेगरी के अंदर ही आता है, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैक्रोलिपिड्स। ठीक है, ये याद रखना है। और एक चीज और इस वाले क्वेश्चन में, जो यहाँ पे हम लोग स्टेरॉल लिपिड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेजर स्टेरॉल होता है वर्टिब्रेट्स में, ये भी याद रखना है। कई बार मेजर स्टेरॉल पूछा जाए जो वर्टिब्रेट्स में कौन सा होगा, तो याद रखना है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये क्या है, ये मेजर स्टेरॉल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। आपको पूछा जा रहा है विच ब्लड स्मेयर इज यूज्ड ऑन पेशेंट स्पेसिमेन व्हेन द पेशेंट व्हाइट ब्लड सेल काउंट इज लेस देन 1 × 10⁹ lakh liter and it is desirable to perform a 100 cell differential। आपको पूछा है कि जो रोगी का जो नमूना है उसमें से जो जो पेशेंट का जो व्हाइट ब्लड सेल होगा, यदि मान लेते हैं वहां पे क्या हो रहा है, वो कम हो जाता है। ठीक है, कितना, तो 1 × 10⁹ लीटर से भी कम यदि हो जाता है, तो वहां पे 100 कोशिका के अंतर करना जो है ना वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसको हम लोग फिर जो हम लोग तैयार करेंगे, इसमें तैयार करेंगे, वो किसका इसमें तैयार करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बफी कोड। ठीक है, ये बफी कोड जो होता है उसका हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। तो बफी कोड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, क्योंकि हमें पता है कि जो बफी कोड होता है, बफी कोड के अंदर ही हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लेटलेट भी प्रेजेंट होता है, तो वहां पे हम लोग बफी कोड का इस्तेमाल करेंगे जो व्हाइट ब्लड सेल है उसे काउंट्स को देखने के लिए, उसका स्मेयर तैयार करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 हमारा बोल रहा है यूजिंग विच प्रोसेस रेटिकुलोसाइट्स कैन बी काउंटेड। पूछा जा रहा है कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग रेटिकुलोसाइट्स को हम लोग काउंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, जो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है, फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक है जिसमें इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो जो सेल्स है या किसी पार्टिकल्स जो है उसके हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
flow cytometry is a technique used to detect and measure physical and chemical characteristics of a population of cells या particles। ठीक है, यदि हम इसके बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में बात करें, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो उसमें क्या होता है कि सेल्स को हम लोग सिंगल फाइल में हम लोग पैसेज करते हैं, ठीक है, जो लेजर के फ्रंट पे, और वहां पे क्या होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है, काउंट किया जाता है, सॉर्टेड किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रिंसिपल है। तो याद रखना, यदि प्रिंसिपल यदि पूछा जाए, फ्लो साइटोमेट्री का प्रिंसिपल पूछा जाता है, तो चलिए इसको प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं एक बार। ये जो भी मैं थ्योरी यहाँ पे लिख रहा हूं ये सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को यदि साथ साथ में थ्योरी को भी नोट करना है तो वो अपने नोट करते जाएं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मैं इस चीजों को एक्सप्लेन करता हूं और आप जो है फिर बाद में नोट नहीं कर पाते हो, काफी परेशानी होती है बाद में आपको रिवीजन करने में। चलिए इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं, फ्लो साइटोमेट्री के प्रिंसिपल को। द पैसेज ऑफ cells in single file in front of laser so they can be detected, counted and sorted। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच टेस्ट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स टू टेक अप फ्लूइड विदाउट लाइजिंग। वो कौन सा परीक्षण है जिसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसको बिना लाइसिस के जो तरल पदार्थ को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको मापी जाती है। तो उसका राइट आंसर होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को जो है हम लोग आरबीसी फ्रेजिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है वो जो हेमोलाइसिस उसके हो रहे हैं, विल अंडरगो हेमोलाइसिस, उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देता हूं, द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट also known as RBC fragility test is done to check if your red blood cells will undergoes hemolysis। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 30 देख लेते हैं। डीप लोकल एनेस्थेसिया इज एप्लीकेबल एट विच पार्ट ड्यूरिंग द बोन मैरो बायोप्सी। पूछा है जो डीप लोकल एनेस्थेसिया होता है वो एप्लीकेबल होता है कौन से पार्ट में, बोन मैरो बायोप्सी के टाइम में जो हम लोग बोन मैरो बायोप्सी करते हैं तो कौन से पार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डोर्सल स्पाइन। ठीक है, डोर्सल स्पाइनस के लिए मतलब आप सोच सकते हैं वो एप्लीकेबल एरिया है, वो एरिया जिसमें हम लोग बोन मैरो बायोप्सी के टाइम में यहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है,
जो डोर्सल स्पाइन है उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, थोरेसिक स्पाइन भी कह सकते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक ठीक है, थोरेसिक स्पाइन ही जो हमारा है डोर्सल स्पाइन है। यही जो है ये हमारा क्या है, डोर्सल स्पाइन है। इसको सेंट्रल पार्ट बोल सकते हैं स्पाइन का, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइन। ठीक है, और ये कहां से कहां तक होता है, तो runs from the base of the neck to the bottom of your rib cage। ठीक है, जो थोरेसिक स्पाइन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एक तरह से आप बोल सकते हो जो हमारा बॉडी है उसको अपराइट करके रखता है, और साथ में जो ऑर्गेन होते हैं चेस्ट के अंदर उसको वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच वर्किंग party that organized red blood cell antigen into 25 blood group system। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा वर्किंग पार्टी है जो कि जो ऑर्गेनाइज करती है रेड ब्लड सेल्स एंटीजन को 25 ब्लड ग्रुप सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, यानी ऑप्शन बी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ये सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसको सेंट्रल ऑफिस कहाँ पे है, तो एम्स्टर्डम में है। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 1500 मेंबर हैं इसमें। और कंट्रीज कितनी होगी जो इसके मेंबर हैं, तो 103 कंट्री है इसके मेंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप जीन्स फाउंड ऑन ऑटोसोम आर इनहेरिटेड इन विच मैनर। यानी ऑटोसोम पर पाए जाने वाले अधिकांश जो रक्त समूह होते हैं जीन, किस प्रकार के आनुवांशिकी में मिले होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडेलियन मैनर। जो मेंडेलियन तरीके होते हैं इसी तरीके से जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। जो मेंडेलियन मैनर जो मैनर है इसको समझते हैं। तो ये क्या है कि इनहेरिटेंस पैटर्न है। ठीक है, एन इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, जो कि आप फॉर्म जो फॉलो क्या करता है, तो फॉलो ये करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और साथ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों को फॉलो करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये जो हमारा एक इनहेरिटेंस पैटर्न है। ठीक है, जो सेग्रीगेशन को और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों को ये फॉलो करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या बोला जा रहा है, द पर्पस ऑफ कंपेटिबिलिटी टेस्ट is to prevent the transfusion of incompatible red blood cells and thus avoid which transfusion reaction in the recipient। तो ये जो पर्पस क्या होता है, जो कंपेटिबिलिटी टेस्ट का पर्पस जो है वो क्या है, प्रिवेंट करना। तो जो ट्रांसफ्यूजन को प्रिवेंट करना होता है इम्पेटिबल जो इनकम्पेटिबल रेड ब्लड सेल्स की वजह से जो ट्रांसफ्यूजन होगा उसको उसकी वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका कंपेटिबिलिटी का क्या पर्पस होता है, तो बस ये होता है कि हेमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजन होगा उसको उससे बचाना। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं।
जो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन है इसको समझते हैं। एक रिएक्शन है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से, ये किसकी वजह से होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह बाद ही होता है ये। यदि कंपेटिबल ब्लड ना हो तो उस वजह से ये हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, याद रखना है। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन reaction is a serious complication that can occur after a blood transfusion। ठीक है, देखिए ये जो कॉम्प्लिकेशन है, एक काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, और ये कब होता है, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो जो रिएक्शन है, जो ब्लड सेल्स हो, इसमें रिएक्शन में होता क्या है कि जब जो ब्लड सेल्स होंगे वो ट्रांसफ्यूजन में क्या करेंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे, जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा ही डिस्ट्रॉय किया जाना लगेगा आरबीसी को। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, हेमोलाइसिस के द्वारा। यानी जो प्रोसेस है हेमोलाइसिस, इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये काफी फेटल भी होता है, इसमें लोगों की जान भी चली जाती है इस रिएक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। नेम ऑफ द टू टाइप्स ऑफ क्रॉस मैच। टू टाइप्स ऑफ क्रॉस मैच के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें टू टाइप्स ऑफ क्रॉस मैच जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैच बहुत जरूरी होता है। तो मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच ये होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, मेजर क्रॉस मैच एंड माइनर क्रॉस मैच। काफी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कुम्स टेस्ट। जो कुम्स टेस्ट है उसका अदर नेम आपको पूछा जा रहा है, तो इसका क्या अदर नेम क्या हो जाएगा, तो एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट होता है अदर नेम। तो एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच टेस्ट इज यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यून हेमोलाइटिक। जो एक्वायर्ड इम्यून हेमोलाइटिक होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट को करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट। ठीक है, जो डायरेक्ट एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए एक्वायर्ड इम्यून हेमोलाइटिक को। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 37 देख लेते हैं। विच टेस्ट इज यूज फॉर डोनर स्क्रीनिंग। डोनर स्क्रीनिंग के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो जब हम लोग डोनर को स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग ये सारे टेस्ट करते हैं। एससीबी करते हैं, एससीबी एंटीबॉडी टेस्ट मस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एससीबी, एंटी एससीबी एंटीबॉडी टेस्ट ये किया जाता है डोनर स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस विच आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस होता है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबीओ एंड आरएच। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है, फेमिलियर है, तो एबीओ आरएच जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। Which transfusion reaction is a medical emergency and result for intravascular destruction of donor red cells by the antibodies of the recipient। आपको पूछा जा रहा है इसमें से वो कौन सा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जिसमें इसको मेडिकल इमरजेंसी भी बोला जाता है, जिसमें जिसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें जो इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रक्शन होता है डोनर सेल्स का। ठीक है, किसके द्वारा, जो रेसिपिएंट होता है उसके एंटीबॉडीज के द्वारा। तो किसमें होता है, तो एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, अभी इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था मैंने, कि जो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो रेसिपिएंट का एंटीबॉडीज होगा वो डोनर्स के रेड ब्लड सेल्स को ही डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए
39 नंबर क्वेश्चन नंबर तक तो मुझे ऐसा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा और भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये जो एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है। ठीक है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, इनकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब लगभग 30,000 पेशेंट में कोई एक पेशेंट जो होता है उसमें ये कॉम्प्लिकेशन होता है, फेटल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, यानी जो एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जब हो जाता है किसी में, तो 30,000 में कोई एक, यानी बहुत कम ये चांसेस में ऐसा होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मतलब आप समझ लो 20 to 30 ml जो इनकम्पेटिबल रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी वजह से ये होता है, 20 to 30 ml, बस इतने से जो ब्लड है, उस जो आरबीसी है, इसके वजह से जो है ये एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या इसमें दिखता है, इसकी वजह से होना क्या स्टार्ट होता है? तो एजिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, हाइपरटेंशन, तो ये सारे इसमें रिएक्शन में होने लगते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा एक इस बारे में भी बात करते हैं कि जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं वो टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन, डिले हेमोलाइटिक रिएक्शन, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, सिंपल एलर्जिक रिएक्शन, सेप्टिक रिएक्शन, इसको बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी कहते हैं सेप्टिक को, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो ये सारे रिएक्शन जो है ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 40 देख लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम 40 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग टोटल इसके जो बाकी जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, नेम द एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिनरी वॉल्यूम in which urinary volume greater than 2000 ml per 24 आवर। 24 आवर में यदि 2000 ml से ज्यादा यदि यूरिन पास हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है पॉलीयूरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। ठीक है, याद रखना है इसमें क्या होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन। तो यहाँ पे इसका कारण क्या हो सकता है? तो लार्ज अमाउंट में हम फ्लूइड लेना स्टार्ट करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड अल्कोहल यूज। तो अल्कोहल के यूज की वजह से या तो बहुत ज्यादा जो है फ्लूइड को लेने की वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है, इसमें एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा और भी बात कर लेते हैं कि ओलिगो यूरिया जो है उसमें क्या होता है कि लो यूरिन आउटपुट होता है। एन्यूरिया जो होता है उसमें क्या होता है? तो एन्यूरिया वाले में क्या होता है? यूरिन आउटपुट होना ही बंद हो जाता है, नो यूरिन आउटपुट, उसको एन्यूरिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन सबों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं